सर, आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। प्रशिक्षण शिविर आपका पिछले 2 दिन से चल रहा है। किस विषय पर आज आपने प्रेस वार्ता रखी? ये प्रशिक्षण शिविर जनता सरकार मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसका असली मकसद है व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके पूरे गांव के साथ किस तरह से वैश्विक षड्यंत्र चल रहे हैं, जिसमें सरकारों में बैठे नुमाइंदे उन विदेशी ताकतों के हाथों में खेलकर वो आपके जल, जंगल, जमीन और जानवर को अपने काबू में करते जा रहे हैं। किस तरह से वो आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती के अंदर पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। किस तरह से उन्होंने ऐसा जीवन आपका बना दिया है कि आपके आधार कार्ड को आपके जीवन की सारी सेवाओं के साथ जोड़ दिया गया। आपका बैंक अकाउंट आधार से जुड़ जाए, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन उसके साथ जुड़ जाए, आपके मकान के कागज, खेत के कागज, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन और जीवन के तमाम दस्तावेज अगर एक कार्ड के साथ जुड़ जाते हैं और कल को सरकार को दोबारा से आपके साथ जबरदस्ती ज्यादती करनी है तो उनको केवल एक आधार कार्ड को बंद कर देना है। पहले जब उन्होंने आपको कहा 2 साल पहले कि यदि आप ये सरकार की बात नहीं मानोगे, दूसरी डोज नहीं लगवाओगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगाने देंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, पेपर नहीं दे पाएंगे, रेल में नहीं चढ़ने देंगे, जहाज की टिकट नहीं मिलेगी और आपको बस की टिकट नहीं मिलेगी, मंडी में नहीं जा सकते, अपनी दुकान नहीं खोल सकते। ये सारे तमाम तरह के सरकारों ने प्रतिबंध लगाए। अगली बार जब उनको ये करना होगा तो वो आपके ऊपर इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, वो केवल आपका आधार कार्ड ही बंद कर देंगे। उसी में पूरे देश को कंट्रोल किया जा सकता है। आने वाले टाइम के अंदर एक नई बीमारी को लेकर के आ रहे हैं। यह बताना जरूरी है कि कौन से षड्यंत्र चल रहे हैं। जो केमिकल लोगों के शरीरों में डाला गया है, उस केमिकल से होने वाली मौतों की संख्या अगले साल और उससे अगले साल बहुत बढ़ने वाली है। खतरनाक तरीके से 5 से 6 लाख लोग, 5 से 6 गुना लोग मरने वाले हैं। उन लोगों की मृत्यु का दारोमदार वो किसके ऊपर डालने वाले हैं? एक नए अज्ञात वायरस और नई बीमारी के ऊपर। उस टाइम पे उस बीमारी का सहारा लेकर आपको बंद किया जाएगा घरों के अंदर और आपको बोला जाएगा कि अब आपका चालान जो है वो ऐसे नहीं कटेगा जैसे पिछली बार कट रहा था। अगली बार आपका चालान आपके चेहरे को देखकर किया जाएगा, क्योंकि आपका आधार कार्ड आपके चेहरे को रिकॉग्नाइज करने वाला अपडेट आपने करवा लिया है। अगली बार आपके हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरास होंगे। आप गाड़ी लेकर निकलोगे तो गाड़ी का चालान आपके खाते से कट जाएगा। आप मुंह लेकर निकलोगे तो आपके मुंह को देखकर आपका चालान कट जाएगा। आप जो लेकर निकलोगे, मोटरसाइकिल लेकर निकलोगे तो उसका चालान खाते से कट जाएगा। और आपका आधार बैन मतलब आपकी सारी सेवाएं बैन। आपका बैंक खाता सील करने का प्लानिंग चल रहा है। आपको सबको कर्जे में डालकर प्लानिंग चल रही है। कर्जे में डालकर आपकी जमीन, मकान, दुकान सब कुछ हड़पने की योजना बनाई जा रही है और सारी की सारी योजना बना रहे हैं पूंजीपति और उसको अमली जामा पहना रहे हैं आपके ही प्रतिनिधि, आपके ही सेवक। आप सेवक कहते हो, तथाकथित सेवक, वो सेवक जो आपने बनाए थे, आपकी ताकत का इस्तेमाल करके वो लोग संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, विधान परिषद में जाकर के वो बैठते हैं। उनका काम होना चाहिए वो आपसे पूछकर निर्णय ले, लेकिन वो काम करते हैं पूंजीपतियों से पूछकर। नीति आयोग किसने बनाया? नीति आयोग तो विदेशी ताकतों ने बनाया। उसका नाम तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। लोग उसको नीति का मतलब योजना मानते हैं। पीएम केयर फंड क्या है? प्राइवेट संस्था है जिसका मालिक है नरेंद्र मोदी, ना कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का राहत कोष होता था तो जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा होता था वो आदमी होता था, यानी कुर्सी उसका मालिक होती थी, हमारा प्रतिनिधि मालिक होता था। लेकिन एक व्यक्ति मालिक हो गया। आपसे जबरदस्ती पैसा वसूला गया दान के नाम पर। आपकी तनख्वाहों में से एक दिन की तनख्वाह काटी गई दान के नाम पर। किसान जब खेत के मंडी के अंदर अपनी फसल देने जाता था, 5 किलो अनाज जबरदस्ती काटा गया दान के नाम पर। आपसे जबरदस्ती पैसा वसूला गया और आपको बोल दिया गया कि आप देश के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अब आपको पता चल रहा है कि जिस चीज के नाम पर लॉकडाउन लगाया था, जिसके नाम पर प्रतिबंध लगाया था, वो सारा फ्रॉड था। अब तो पता चल गया होगा। उस पता चल गया है तो अब तो बोलना शुरू कर दो। आपके बच्चों को घरों के अंदर कैद करके, उनको स्कूलों से छुड़वा करके, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया गया, उनके हाथों में टैबलेट पकड़ा दिए गए और पता चला
अगले ही दिन पता चलता है कि गूगल सर्च बताती है कि 85% बच्चों ने उस टैबलेट के अंदर केवल अश्लील वीडियो को ही सर्च किया। आपके बच्चों को अश्लील वीडियो दिखा करके उनके दिमाग को ब्लॉक करके उनको बंद किया जा रहा है। आपको 24 घंटे आपके मोबाइल पर गंदी गंदी तस्वीरें, गंदी गंदी वीडियोज आती हैं। आपकी जरूरत के हिसाब से ऑनलाइन बेचा जा रहा है, पड़ोस का दुकानदार बर्बाद किया जा रहा है। आपके जरूरत के मुताबिक आपकी सड़कें नहीं ठीक की जा रही, बल्कि बड़े बड़े हाईवेज और बड़े बड़े ट्रैक बनाए जा रहे हैं जो कि अंबानी अडानी के सामान को लेकर जाने के लिए है, जहां किसान की बुग्गी भी बैन है, जहां किसान का ट्रैक्टर भी बैन है। वो जगह किसान से जबरदस्ती एक्वायर की जा रही है। जमीन अधिग्रहण के नए कानून बनाए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत यदि आपके मकान की जमीन सरकारों को चाहिए, सॉरी पूंजीपतियों को चाहिए, तो पूंजीपति सरकार को बताएगा कि मुझे यह घर पसंद है, यहां पर बड़ा मॉल बनेगा, तो सरकार आपके खाते में पैसे भेज देगी डीसी रेट के हिसाब से और आपको बोल देगी कि आप यहां से निकलिए। यह प्रैक्टिकल मध्य प्रदेश के अंदर हो चुका है। मैंने एक वीडियो के अंदर लीडर इंडिया चैनल के ऊपर इसका जिक्र किया है। मैंने बताया है कि आप लोगों की जमीनें, आपके मकान, आपकी दुकान, आपकी गाड़ी, आपकी ट्रैक्टर, सब कुछ कर्जे पर है और वो कर्जे में दबा करके आपको और दबाना चाहते हैं और वो एक ऐसी हालात पैदा करना चाहते हैं जब आप अपनी मर्जी से कहो कि मालिक हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल खाने के लिए 2 रोटी दे दो। वो 2 रोटी के लिए आप तड़पो और आपको वो फिर कहें कि कंडीशन ये रहेगी कि तुम्हें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, गांव छोड़कर तुमको शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा, शहर में काम नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, तुमको कबूतर खाने बनाए हुए हैं हमने पहले ही केएमपी के आसपास जो बंद पड़े हैं, उन कबूतर खानों में आपको कैद कर दिया जाएगा। एक एक घर में, एक एक कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में 5-5, 10-10 लोगों को घुसा दिया जाएगा। तुमको रोटी यहां ड्रोन से दे दी जाएगी, तुम्हारे लिए ब्रेड आ जाएंगे जिसके अंदर नशा लिप्त होगा, जिसमें सरकार आपको पहले ही बता चुकी है 27,000 करोड़ रुपए की हीरोइन उन्होंने मुद्रा पोर्ट पर पकड़ी ही थी, आपको मालूम होगा। मीडिया के लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा। करनाल के अंदर आकर्षण उपल का केस आपने देखा होगा, उसने तहसीलदार से केवल सवाल पूछे थे लेकिन उस आदमी को कितने महीने तक जेल के अंदर सड़ना पड़ा, ऐसी ऐसी धाराएं उसके ऊपर लगा दी गई और कोई नहीं बोला, क्योंकि सबको यह मैसेज दे दिया गया था कि तुम भी बोले तो तुम्हारे चैनल भी ऐसे ही बंद करवा दिए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करने दिया जाएगा। आप अपनी मर्जी से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से अपने बच्चों को पैदा नहीं कर सकते। अगर नॉर्मल डिलीवरी करने की बात करोगे तो आशा वर्कर दाई के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देगी। अगर आप अस्पताल में जाओगे तो आपको पूरा काटा जाएगा। आपको कहा जाएगा कि कोरोना के नाम पर तो आपका इलाज सरकार मुफ्त करेगी, आपका टेस्ट भी मुफ्त करेगी, पूरी एम्बुलेंस आपके घर आएगी, लेकिन आप एक्सीडेंट में तड़प रहे हो, आप कैंसर से तड़प रहे हो, आप बुखार से तड़प रहे हो, आपका बच्चा बीमार पड़ा है, आपको टीबी है, आपको दूसरी बीमारियां हैं, उसमें सरकार आपकी एक भी बात नहीं सुनेगी। अगर आप पेस्टिसाइड डालते हो तो आपको सब्सिडी दी जाएगी और आप ऑर्गेनिक खेती करोगे तो आपकी जमीन होने ही नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी जमीन इतनी हार्ड कर दी गई है कि आप उसके ऊपर खेती कर ही नहीं पाओगे। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा कि आप एक एक पाई के लिए मोहताज हो जाओगे। आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए, आपको पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर करने के लिए यह वैश्विक षड्यंत्र करने वाले लोग इस देश के अंदर पूंजीपतियों की मदद से और हमारे नेताओं की मदद से, सरकारों में बैठे लोगों की मदद से हमारे बच्चों के लिए ऐसा भयानक भविष्य लेकर के आ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते किस तरह के हालात आने वाले समय में होने वाले हैं। तृतीय विश्व युद्ध के हालात बन रहे हैं, नाटो आ रही है, पूरे देश के अंदर नाटो की आर्मी आकर के आपको बताएगी। प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके हैं, गृह मंत्री पहले ही बोल चुका है कि भाई हम लोग एक देश और एक वर्दी पर काम कर रहे हैं, सारी सेनाओं को खत्म करके एक वर्दी में ला करके कन्वर्ट कर दिया जाएगा, पेट्रोल डीजल 4 साल के बाद बैन कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी का वो बयान आपने सुना ही होगा। जो अग्निवीर आ रहे हैं पास होकर के 4 साल बाद ही आएंगे, वो भी उस बयान के 4 साल बाद ही आएंगे और 4 साल बाद उस टाइम पर एफसीआई के पास अनाज भी नहीं होगा, खेत के अंदर किसान के पास बोने के लिए अनाज नहीं होगा, क्योंकि उसके बीज बांझ हो जाएंगे, क्योंकि बाजार से जो उसको बीज मिलता है वो बीज पैदावार होगी ही नहीं। ऐसे बीज उन्होंने अभी अभी पीछे टेस्टिंग करके कुछ किसानों को दिए थे, आपने देखा होगा। वो खेतों से, वो बाजार से बीज लेकर के आए, खेत में उसने बीज बोया, उसमें कोई बाल ही नहीं आई, उसके अंदर कोई फसल ही नहीं हुई, तो उसको उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाना पड़ा। आपने देखा होगा, आपने देखा बीमार बीज होगा तो बीमार औलाद होएगी, बांझ बीज होगा तो बांझ औलाद होएगी। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इस तरह की तरीके से चलते चलते
किसान के पास अपना बीज नहीं बचेगा, किसान के पास छोड़िए किसी गांव के पास अपना झोटा अपना बैल नहीं है, किसी के पास डंगरों का बीज नहीं है। यह बीज की तकनीक किसके पास है आपको पता चले, बिल गेट्स ने स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट के अंदर नॉर्वे के अंदर बैठ करके सारे बीजों का संरक्षण किया हुआ है और बीज का कानून लेकर के आ रहे हैं कि किसान अगर यह साबित नहीं कर पाया उसने बीज कहां से खरीदा, यानी अपना बीज नहीं बो सकता, वो उसको खरीदना ही पड़ेगा। अगर वो ये साबित नहीं कर पाएगा कहां से बीज लाया तो उसको 3 साल की कैद कर दी जाएगी। पानी अगर आपके पास समर्सिबल से आप लेते हो तो आपको 10,000 रुपया साल का देना पड़ेगा, लेकिन यदि आप टंकी से पानी लेते हो तो आपको आधार कार्ड के साथ जोड़ना पड़ेगा, और आधार कार्ड बैन तो आपका पानी बैन, रसोई गैस बैन, आपका चूल्हा बैन, आपकी रोटी बैन, आपका खाना बैन, आपका खेत बैन, आपका बीज बैन। आपके पास क्या बचा है? देश के लोगों के अंदर 70% लोगों में नपुंसकता और बांझपना, यह आधिकारिक रिपोर्ट है आपके मेडिकल डिपार्टमेंट की, तो आपको समझ में आना चाहिए बीज खतरे में है इस देश का, जमीन का बीज भी, डंगरों का बीज भी और इंसान का बीज भी। इसलिए नस्ल बचाओ रैली जो 19 नवंबर को जनता सरकार मोर्चा के तत्वाधान में करनाल में होने जा रही है, उसमें तमाम किसान संगठन, सारे के सारे रोडवेज कर्मचारी, सारे के सारे ओआरओपी पर बोलने वाले, पुरानी पेंशन मांगने वाले, बेरोजगारी भत्ता चाहने वाले, बेरोजगार बच्चे रोजगार चाहने वाले, नौजवान स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर शिक्षा के ऊपर लड़ने वाले, आप रेलवे वाले, एलआईसी वाले, सरकारी टीचर, स्कूल बर्बाद होने से बचाने वाले, गांव बर्बाद होने से बचाने वाले, सारे सरपंच जिनकी सारी पावर को खा गए ये लोग, गांव के अंदर सरपंच कुछ नहीं कर पाएगा। डिजिटल करेंसी आ रही है सीबीडीसी जो सेंट्रली कंट्रोल्ड होगी, आपका पैसा खत्म करके ये लोग धीरे धीरे बैंकों को खाली कर रहे हैं, बैंकिंग के अलावा सब कुछ कर रहे हैं, बैंक आपकी बीमा पॉलिसी कर रहे हैं, बैंक आपको लोन दे रहे हैं, लेकिन पैसा जमा कराने का काम बैंक नहीं कर रहा, पैसा निकलवाने का काम बैंक नहीं कर रहा, वो आपको एटीएम मशीन में करना पड़ेगा। पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपके हाथ में मोबाइल दे दिया गया है और आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए सारे का सारा षड्यंत्र चल रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि एक एक आदमी जो अलग अलग होकर के लड़ रहा है इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता, इसलिए जनता सरकार मोर्चा बना, मोर्चे ने अपना नियम बनाया, कोई प्रधान नहीं होगा, कोई हेड नहीं होगा, कोई सब के सब इसके अंदर पैर होंगे, हाथ होंगे, सब कुछ होगा, चेहरा नहीं होगा और हेड नहीं होगा। इसीलिए आप आइए, आप सब लोग अपनी डिमांड करिए। किसान के लिए मजदूर बोलेगा, मजदूर के लिए रोडवेज बोलेगा, रोडवेज के लिए रेलवे, रेलवे के लिए एलआईसी। जब सारे मिलकर एक दूसरे के लिए बोलेंगे तो समाज इकट्ठा होगा। एक एक बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए जब सब लड़ेंगे तो समाज इकट्ठा होगा। समाज इकट्ठा होगा तो लड़ पाएगा तो इनसे जीत पाएगा। अगर आप लड़ने के लिए घर से निकले ही नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि किससे लड़ना है, कौन षड्यंत्रकारी है, कौन आपको बच्चों को मारने का षड्यंत्र कर रहा है। ये बताने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, ये कहने के लिए कि आइए हम इकट्ठा होते हैं, सरकार को बताते हैं कि ये देश की जनता मालिक है, उनसे पूछे बिना तुम उल जुलूल कोई भी कानून पास करते जा रहे हो, हमारी नौकरियां खा रहे हो, हमारे डिपार्टमेंट बेच रहे हो, सारा सिस्टम प्राइवेट कर रहे हो, हेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बेल बेच दिया, आपका एलआईसी बेच दिया, रेलवे बेच दिया, आपकी जमीनों को जबरदस्ती काबू करके भूमि अधिग्रहण कानून के तहत इनको काबू किया जा रहा है। एक गाय से ज्यादा नहीं पाल सकते ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, बिना मास्क के निकल नहीं सकते ये ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। बीमारी के नाम पर आपको जबरदस्ती क्वारंटाइन किया जा सकता है, आपकी टेस्टिंग की जा सकती है, आपके शरीरों में केमिकल डाला जा सकता है, ये कानून बनाए जा रहे हैं। हेल्थ बिल आ रहा है, पेंडेमिक ट्रीटी आ रही है, आपको क्या क्या बताएं क्या क्या आ रहा है। इन सब षड्यंत्रों से पहले ही अगर आप जान गए और अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल गए तो शायद आप अपने बच्चों को बचा लोगे, लेकिन यदि आप नहीं निकले तो आ रहा है एक राक्षस आपके बच्चों को निगल जाएगा। अपने बच्चों को बचाने के लिए आने वाली लड़ाई के अंदर एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए, इकट्ठा होकर के लड़ने के लिए आप आइए, आकर के लोग एक दूसरे का हाथ बटाए। इसीलिए आप सबको इकट्ठा करने का काम, सारे समाज के अच्छे मोतियों को पिरोने का काम जनता सरकार मोर्चा के साथी कर रहे हैं। हर जिले में लोग लगे हुए हैं, जगा रहे हैं, बता रहे हैं, बुला रहे हैं। आप आइए, आप सब लोग आइए। 1 लाख से ज्यादा लोग अगर करनाल के अंदर आते हैं तो हम सरकार को बता सकते हैं कि देश के लोग जाग रहे हैं, लोग मांग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम मालिक हैं, मालिक को भिखारी मत बनाइए। हर जगह पर भिखारी बना के रख दिया हमको पेंशन चाहिए हर चीज के अंदर। अगर आप रंडवे हैं तो भी पेंशन दोगे, अगर आप विधवा हैं तो भी पेंशन दोगे। समाज की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। बच्चों के स्कूलों के अंदर आधार कार्ड की जबरदस्ती थोपी जा रही है। आपको कोई भी काम करना है, आधार कार्ड की जबरदस्ती थोपी जा रही है। आपको सब जगह पर कागजों की जबरदस्ती थोपी जा रही है। हमको जबरदस्ती नहीं चाहिए, हमको इस जबरदस्ती से आजादी चाहिए। इस आजादी के लिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है। आजादी की वो
लड़ाई लड़ने के लिए आजाद ख्याल के लोग करनाल के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं नस्ल बचाओ रैली में। उन लोगों के बीच में कुछ लोग हैं जो अपने कर्जे की मुक्ति के लिए आए हैं। पूरे देश के अंदर आपको कर्जे के नाम पर किस तरह से काबू कर लिया इन बैंकों ने, कैसे मालिक बना लिया और अब बैंकों को प्राइवेट करने की तैयारी चल रही है। 99% लोगों की सारी जमीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, गाड़ी सब कुछ कर्जे पर है। और आप लोगों की वो सारी जमीनें अगर बैंकों की हो गई तो आप मानिए बैंक अगर अडानी के हो गए तो अडानी मालिक हो जाएगा। और अडानी का तो मालिक कौन है? शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट का मालिक कौन है? वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में। और उसका मालिक कौन है? जो लंदन में बैठे हैं। और उसका मालिक कौन है? जो इजराइल में बैठे हैं। इसलिए इजराइल आ रहा है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के नाम पर आपके बीजों को खत्म करने, सब्जी खत्म करने, आपके डंगर खत्म करने, आपका बीज खत्म करने। आईवीएफ की टेक्निक इजराइल से, आपकी जितने जोड़ साफ करने की टेक्निक आ रही है इजराइल से, जोड़ साफ करने की टेक्निक आ रही निर्मल सरोवर के नाम पर, उस टेक्निक के अंदर इंडो इजराइल की कंपनियों को घुसाने के लिए ही सरपंचों की पावर कम की गई है। इसलिए इस देश के, इस समाज के हर सरपंच से और प्रधान से यह गुजारिश है जनता सरकार मोर्चा की कि आइए अपने अपने गांव को उठाइए, आपकी ताकत भी आपको वापस दिलाएंगे, आपकी आजादी भी आपको वापस दिलाएंगे। आपके बच्चों के लिए ऐसी शिक्षण व्यवस्था तैयार करेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, यहां से पूंजीवाद का खात्मा शुरू हो और जल, जंगल, जमीन, जानवर का फैसला उस एरिया के जन तय करेंगे, उस एरिया के लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे कि उनको क्या चाहिए। समंदर किनारे रहने वाले आदमी की जरूरत और पहाड़ के ऊपर रहने वाले आदमी की जरूरत रेगिस्तान में रहने वाले आदमी के बराबर नहीं होती है, नहीं होती है। इसलिए उनकी समस्याएं बराबर नहीं होती हैं। तो जब उनकी समस्याएं बराबर नहीं होती तो उनके समाधान बराबर कैसे हो सकते हैं? उनके लिए सेम शिक्षण व्यवस्था कैसे चालू हो सकती है? सबको अंग्रेज बनाने की तैयारी चल रही है और डिग्री हाथ में देकर के बेरोजगारों की लिस्ट में खड़ा करने की तैयारी चल रही है। हमारा यह मानना है हर बच्चा जो पैदा हुआ है वो यूनिक है, परमात्मा ने खड़ा किया है। परमात्मा की बनाई हुई उस अनमोल कृति को बेकार नहीं होने देना है। हमने हर बच्चे को जगाना है, हर इंसान को बताना है कि हर बच्चा अनमोल है। उस अनमोल बच्चे को समाज में कहां स्थापित करना है, किस तरह की उसको व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था खड़ी करने के लिए संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का नारा जो कभी भाई राजीव दीक्षित ने दिया था, उस नारे को, उस मिशन को लेकर के जनता सरकार मोर्चा आगे बढ़ा हुआ है, जिसका मिशन है कि हम लोग एक ऐसी सरकार, एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसके अंदर हम अपना फैसला खुद ले सकें। बच्चे कैसी पढ़ाई पढ़ेंगे, कहां रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, ये गांव तय करेगा, ये सरकारें तय नहीं करेंगी। ये बताना हमारा मकसद है, लोगों को जगाना हमारा मकसद है। एक टॉर्च बीरर की तरह जनता सरकार मोर्चा काम कर रहा है, आपको बता रहा है कि जो सरकारें बोल रही हैं उसका दूसरा मतलब क्या है। क्योंकि यहां विपक्ष के अंदर बैठी हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी मलाई खाने में व्यस्त है। वो बताने में व्यस्त है कि तुमको यह सरकार दे दी जाएगी, तुमको इस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तो तुम्हें चुप रहना है। तुम्हारे बच्चों के लिए जो जाल हम बिछा रहे हैं ये बताना नहीं है। इसलिए कोई राजनीतिक पार्टी आपके लिए नहीं बोलेगी। इसीलिए तय किया जनता सरकार मोर्चा ने कि हम जन जन तक जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जगाएंगे और बताएंगे कि तुम्हारे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। इन षड्यंत्रों के खिलाफ खड़ा होने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आप नहीं खड़े हुए तो आने वाली संतानें थूकेंगी हमारे मुंह पर कि तुम कहां थे जब हमारे को बर्बाद किया जा रहा था, जब हमारे लिए ऐसे रास्ते बनाए जा रहे थे। उस ग्लानि से बचने के लिए उस व्यवस्था को खड़ा करने की तैयारी जनता सरकार मोर्चा कर रहा है, जिसमें हम अपने बच्चों को यह कह सकें शान से कि बेटा वो षड्यंत्रकारी षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन हम चाहे हम हार ही गए हों लेकिन हम लड़ रहे थे। यही मकसद है आज की इस ट्रेनिंग का। और ये ट्रेनिंग चल रही हैं, पूरे देश भर में चल रही हैं। अभी यहाँ से निपटने के बाद हम खेड़ी चोपटा में होंगे 9 तारीख को। आप यहाँ से 8 तारीख तक की ये ट्रेनिंग चलेगी। 9 तारीख को खेड़ी चोपटा में, 10 तारीख से 12 तारीख तक चित्तौड़गढ़ के अंदर, उसके बाद महाराष्ट्र में चलेंगी, इसके बाद पंजाब में चलेंगी, उसके बाद हरियाणा में चली रही हैं। और 19 नवंबर को लाखों लोग करनाल के अंदर आएंगे, जिसमें बताएंगे कि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जी, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपने अपने प्रेस नोट में कुछ बैंक फ्रॉड का जिक्र किया था जी, उसके पीछे क्या है? बैंक ने पूरी देश के साथ ही नहीं पूरी दुनिया के साथ ये बैंकिंग व्यवस्था, अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। जिस भी भाई को इसके बारे में डिटेल चाहिए 95 18 17 0000 पर मैसेज करके आप हमसे वो रुपए का इतिहास नाम की किताब मांग लीजिए। अपना परिचय देने के बाद हम आपको एक किताब देंगे जिसके अंदर पूरी जानकारी दी हुई है कि बैंकिंग व्यवस्था शुरू कैसे हुई,
आपके 1 रुपए की कीमत क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू से आपको कैसे ठगा जा रहा है। आपके दादा के 10 रुपए कैसे आज के 10 रुपए में कन्वर्ट हो गए, और आपके दादा ने जो 10 रुपए के बदले में वहां पर 1.25 ग्राम सोना रखा हुआ था, वो 1.25 ग्राम सोना कहां गायब हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको किसी ने बताया ही नहीं कि आपके 1 रुपए की कीमत है 770 मिलीग्राम सोना, और वो 770 मिलीग्राम सोने के बिना जो भी सरकार 1 रुपया भी छापती है, 2 रुपया भी छापती है, 5 रुपया भी छापती है, वो फ्रॉड रुपया है। आप देखेंगे 2016 तक आपने देखा होगा, 8 नवंबर को जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी, उस टाइम पर आरबीआई का बयान है कि हमारे पास 16 लाख करोड़ रुपए की नोट करेंसी है। 16 लाख करोड़ रुपया आपके देश के पास था, उसमें से 14 लाख करोड़ रुपया 500 और 1000 के नोट की शक्ल में था। उसके बाद अचानक से नोटबंदी के बाद 2000 का नोट आया, और आपने देखा होगा भाजपा कार्यालय पर वो 2000 का नोट अदला बदली किया जा रहा था। एक लौट गया बैंकों के पास, एक लौट गया भाजपा के पास। भाजपा ने आलीशान अपने दफ्तर बनाए, अपने लिए जहाज लिए, अपने लिए कार ली, अपने लिए बड़े बड़े खर्चे किए, और वो सब खर्चे करने के बाद अपनी पूरी मौज करी, और उस मौज के बाद में आगे जो बाकी पैसा बचा वो पब्लिक के अंदर बांट दिया गया। और पब्लिक के अंदर जो पैसा बांटा वो सारा का सारा फर्जी रुपया था, जिसके बराबर में कोई स्टैंडर्ड नहीं रखा गया, और आपको ऐसा नियम बता दिए गए कि अब तो सोना रखा ही नहीं जाता है। तो मेरे दादा ने जो पैसे रखे थे, वो रुपए नोट जब तुमने वापस लिए और हमको नया नोट दिया, वो नोट की पैसे की वैल्यू जीरो कैसे हो गई, ये आपको पूछना पड़ेगा। इसलिए हमने 2-2 हजार रुपए के नोट भी लगाए। हमने सरकारों को बोला कि आप हमारे नोट के बदले में, हमको नोट नहीं चाहिए, 2000 के नोट के बदले में 500 के 4 नोट, 100 के 20 नोट नहीं चाहिए, 200 नोट नहीं चाहिए, 20 नोट सॉरी। हमको क्या चाहिए, हमको 2000 रुपए का मानक चाहिए, हमको 2000 रुपए के हमें 2000 रुपए चाहिए। उस पर लिखा होता ना, मैं धारक को 2000 रुपया देने का वादा करता हूं, नीचे गवर्नर के साइन है। हमने बैंकों को बोला हमारे 2000 रुपये दो। बैंक बोलता ये क्या होते हैं, तो तुम अभी तक ये जो दे रखा है क्या, बोले ये तो 2000 रुपए हैं। अरे ये रुपए नहीं है, ये रुपए का नोट है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं देना 100 का नोट, देना 10 का नोट। उन्होंने कभी नहीं कहा देना 100 रुपए 200 रुपए, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी ने उस 100 रुपए को ही, 100 रुपए के नोट को ही 100 रुपया मानना शुरू कर दिया। और अब आजकल तो नई पीढ़ी है, वो उस मोबाइल में आई हुई डिजिट को ही 100 रुपया मानना लग गई। उसको ये मालूम ही नहीं है कि नोट की क्या वैल्यू है, रुपए की क्या वैल्यू है, रुपए का मानक क्या है। उस नोट से जगाने के लिए हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट चालू किए। 200 से 250 लोगों का आवेदन हम लोग लगा चुके हैं, जो कर्जे में दबे हुए थे, रोज बैंक वाले जिनकी ऐसी तैसी कर रहे थे, रोज फोन कर करके उनका जीना हराम कर रखा था। घरों में कोई भी गुंडा घुस जाता था, किसी की सड़क से गाड़ी उठा लेते थे, किसी का ट्रैक्टर खेत से उठा लेते थे, किसी का घर से उठा लेते थे। कोई किसान कर्जे के मारे आत्महत्या कर रहा था, कोई किसान किसी से मांग के किसी भी तरह से माहौल पैदा कर रहा था। हमने देखा इस देश में 2016 के बाद 34 लाख करोड़ रुपए अचानक से देश की करेंसी हो गई। पहले ये कहा था ना मोदी जी ने, जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे, वो यही था। 70 साल में कांग्रेस ने छापे 16 लाख करोड़ रुपया, और 5 साल में मोदी जी ने छाप दिए 18 लाख करोड़ रुपया। 34 लाख करोड़ रुपया इस टाइम करेंसी है, और हमारे पास सोना रखा है केवल 800 टन। 800 टन का मतलब है केवल 4.8 लाख करोड़ रुपए का सोना है। इसका मतलब 29.2 लाख करोड़ रुपए की पेपर करेंसी फर्जी है, फर्जी नोट में कारोबार चल रहा है। इसीलिए बैंक इन नोटों को वापस ले रही है, ताकि आप लोगों को यह कह सके कि ये नोट के बदले में अपना रुपया ना मांग सके। हमने बोला 2000 रुपए और मानक स्टैंडर्ड 1882 का पेपर करेंसी एक्ट उठा करके देख लीजिए। उस पेपर करेंसी एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे 1 रुपए की कीमत है 770 मिलीग्राम सोना, यानी अगर मैं 2000 रुपए का भुगतान बैंक से लेना चाहता हूं तो 770 के हिसाब से 1554 ग्राम सोना यानी 1.5 किलो सोना मिलता है एक 2000 रुपए के नोट में। और जब इसका हवाला देकर के जब हमने बैंकों के आवेदन लगाने शुरू किए, जब हमने मकानों के आवेदन लगाने शुरू किए, तो आपने देखा होगा कि बैंक वालों की बोलती बंद हो जाती है। ना वो कोई मकान सील कर पाते हैं, ना वो कोई गाड़ी छीन पाते हैं, ना कोई ट्रैक्टर छीन पाते हैं। और लगे हुए ताले भी तोड़े हमने। अपने साथियों ने 20-25 गाड़ियां खरीद ली और हमने कहा कि तुम फ्रॉड कर रहे हो, और बैंक वाले चुप है, बोलते ही नहीं है। वो कहते हैं तुम हमको जबानी बुलाते हैं तो हमको कहते हैं अच्छा मान लो, तुमने मान लिया कि हमने तुमको फर्जी नोट दिया, मान लिया कि हमने तुमको गलत नोट दिया, तुम एक काम करो हमको ये फर्जी नोट ही दे दो। हम ये कहते हैं ठीक है हम दे देंगे, तुम एक काम करो तुम हमको लिख करके दे दो। बैंक वाले लिख कर नहीं दे रहे। तुम हमें यह लिख करके दो तो कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया, बैंक वाला लिख कर नहीं दे रहा। सरकार हमको बता नहीं रही, सरकार चुप है। हमने ताले तोड़ दिए, लेकिन मुकदमा एफआईआर क्या होती है मालूम है? एफआईआर होती है कि बैंक कर्मचारियों के साथ हाथापाई करी, उनको मारा, सरकारी काम में बाधा डाली।
जबकि बैंक सरकारी भी नहीं है, बैंक तो प्राइवेट कंपनियां हैं। सारे के सारे आरबीआई के जो कर्मचारी हैं सारे प्राइवेट है। मद्रास हाई कोर्ट का ये निर्णय है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि किसी भी व्यक्ति का कितना ही कर्जा हो, सरकार ने उसके ऊपर कितना ही जुर्माना लगा रखा हो, चाहे उसका बिजली के ऊपर छापा मार के आपके ऊपर लाखों रुपए जुर्माना ठोक रखा हो, यदि आप 19 नवंबर की रैली में आते हैं और 19 नवंबर की रैली में व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुंकार भरते हैं, तो आपका एक एक रुपए का कर्जा अगर आपने एक भी किस्त सरकार को, बैंकों को दे रखी है, तो आपके एक एक रुपए का कर्जा जनता सरकार मोर्चा भरेगा और आपकी एक इंच भी जमीन को नीलाम नहीं होने देगा। इसका वादा जनता सरकार मोर्चा आपको करता है। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, जनता की सरकार है। कोई और सवाल? 19 तारीख को आपने रैली की बात की, जैसा जहाँ 3 दिन का आपका प्रोग्राम है, यदि कोई 19 तारीख को जाना चाहे तो वो कैसे जाएगा और किस तरीके से आप तक पहुंचेगा? हमारे पास ना पैसा है, हमारे पास ना आपके लिए कोई व्यवस्था है। लोकल आप लोग मिलकर के अपनी व्यवस्था बनाएं, अपने पड़ोस के 10 लोगों को तैयार करें, पूलिंग करके गाड़ी ले, उसमें अपने आप मिलकर के तेल डलवाएं। हमारे पास ना गाड़ी का अरेंजमेंट करने को होगा। हाँ, यदि लोगों का सहयोग होता है, हम लोगों को सहयोग कुछ मिलता है, उस सहयोग से हम कोई अरेंजमेंट होता है, तो इस जिले के साथी अपने अपने जिले के साथी अपने अपने जिले के साथियों को बता देंगे कि कहां कहां से बसें जाने वाली हैं, कहां कहां से लोग जाने वाले हैं। यदि अरेंजमेंट नहीं होता है तो उन लोगों को अपने आप से आना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऐसा संसाधन, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा में हम लोग ये कर रहे हैं कि हम एक टॉर्च बेरर का काम कर रहे हैं। हम आपको मशाल दिखाने का काम कर रहे हैं कि भाई इधर कुआं है, इधर खाई है, इधर रास्ता है। व्यवस्था परिवर्तन का जो रास्ता है वो दिखाने का काम, जागरण का काम जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गांव को कैसे बचाना है, किस तरह की आपको लड़ाई लड़नी है, ये बताने का काम करेगा। इसलिए उस व्यवस्था के लिए जिले के साथी अपने अपने कोऑर्डिनेट कर लेंगे और वो लोग जिले के साथियों से संपर्क कर लेंगे। जनता सरकार मोर्चा के बड़े सारे पेजेज हैं, आपके जिले का भी पेज है, उनको फॉलो कीजिए, वहां जानकारी शेयर कर दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। जैसे भाजपा कहती है 9 साल बेमिसाल, और आप कह रहे हो कि भाजपा ने कोई काम नहीं करके दिखाया, तो इसका मतलब ये है कि आप सीधा सीधा उन पर आरोप लगा रहे हो कि सरकार कुछ कार्य नहीं करती है। तो ऐसा क्या मुद्दा है आपका कि जो सरकार ने अभी तक नहीं किया? क्योंकि सरकार हमेशा कहती है 9 साल बेमिसाल और सारे विकास हम कर रहे हैं। आपका कोई ऐसा मेन मुद्दा जो हमें बताना चाहिए? सबसे पहला मेन मुद्दा तो यही है कि भाई साहब 14 लाख करोड़ रुपए से 16 लाख करोड़ रुपए से 34 लाख करोड़ की करेंसी कैसे आई। दूसरा मुद्दा है कि जब कोई बीमारी थी ही नहीं तो लॉकडाउन काहे को लगाया। तीसरा मुद्दा यह है कि अगर वो सारा लॉकडाउन फ्रॉड था तो लोगों के शरीरों में केमिकल क्यों डाले। चौथा मुद्दा यह है अगर केमिकल डाल दिए और किसी को साइड इफेक्ट हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन है। अगर जिम्मेदार है तो उसका मुआवजा कौन देगा। जब लोग जो मरे उनका हिसाब किताब कौन देगा। और जो लॉकडाउन में लोगों की दुकानें बर्बाद हुई, मकान बर्बाद हुए, जिनके धंधे बर्बाद हुए, जो नए नए खोले थे वो बिजनेस ठप हुए, उसका जिम्मेदार कौन है। उससे जो आत्महत्या लोगों ने की उसका जिम्मेदार कौन है। जो खेतों में जहर डलवा रहे उसका जिम्मेदार कौन है। जो आपको बेरोजगार किया जा रहा है, बेरोजगारी के आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं, उसका बेरोजगार कौन है। सारा कुछ बेचा जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है। भाजपा बेमिसाल, मैं भाजपा की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सरकारों की बात कर रहा हूं। जब यहां पर 500 रुपए लिए जा रहे थे हरियाणा के अंदर, तो दिल्ली का राक्षस 2000 रुपए ले रहा था। और वहां पर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत कांग्रेस का, वो बैठ करके कह रहा था कि तुम लोग 500 रुपए वाला जुर्माना, यानी बिना मास्क के बाहर निकले तो तुमको जुर्माना देना पड़ेगा, ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था जो कांग्रेस शासित था। जो जुर्माना यहां लिया जा रहा था वही शिवसेना ले रही थी महाराष्ट्र के अंदर, वही हमारी ये ममता दीदी ले रही थी। आप कौन से जिले की, कौन से स्टेट की, कौन से सरकार की बात कर रहे हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सरकारों की। सारी सरकारें पूंजीपतियों के साथ मिलकर के ये काम कर रही हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा पूंजीपति इनको देते हैं उसका खुलासा नहीं करते हैं। आपके आधार कार्ड को बोलते हैं पारदर्शिता होगी, तो तुम्हारा आधार कार्ड कहां है, तुम्हारी जवाबदेही कहां है। तुम्हारे को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा मिला तुम कब बताओगे। क्योंकि ये तो जो चोरी है हमारी चोरी है ना, हमारे पैसे की चोरी है। उस चोरी का हिसाब लेने के लिए जनता आ रही है 19 नवंबर को करनाल में। आपसे सारे सवाल पूछे, एक मुद्दा नहीं है भाई साहब। लिस्ट बनाएंगे तो इन सारी दीवारों पे सारी दीवारें भर जाएंगी। इन लोगों ने मिलकर के पूरी पीढ़ियां बचपन से लेकर मरने तक ऐसे नियम बना दिए कि सड़क पर निकलते हुए आपको ऐसा डर लगता है जैसे आप ही चोर हो, आप ही कसुरवार हो, आप ही की वजह से देश बर्बाद हो रहा है। लेकिन असलियत
शमूलियत में ये मिलकर ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं कि आपका परिवार भी टूटे, समाज भी टूटे, खेत में भी जहर हो, दिमाग में भी जहर हो, दिल में भी जहर हो, समाज में जहरी जहर हो, ऐसा हालात इन लोगों ने बना दिया। इस हालात से पीछा छुड़ाने के लिए आजादी की लड़ाई है ये, ना कि कोई सत्ता परिवर्तन या सरकारों को कोसने की, व्यवस्था बदलने की लड़ाई है ये। व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग इकट्ठा होने वाले। जय हिंद, जय भारत। भारत की